वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में जो 2023 में आया हुआ सामाजिक अध्ययन जीके का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो करवाने वाली हूँ। और इस सेट से पूरा स्कोप यही है कि आपके 25 में से सामाजिक अध्ययन में 25 आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2023 के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सामाजिक अध्ययन का पहला सेट का क्वेश्चन का है हमारे पास यहाँ पे। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश प्रतिशत, कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 22%, ऑप्शन नंबर डी 75%। राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है जापान में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अमेरिका हो जाएगा, जहां सबसे पहले संविधान भी बना और सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी आरक्षित वन क्षेत्र, या ऑप्शन डी पक्षी अभ्यारण्य। देखते हैं कौन राइट आंसर इसका कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है आपके पास राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, जिसको निर्वाचन आयोग भी कहते हैं और इसको मैं बता चुकी हूँ पहले 2024 की इसके सेट में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी कमेंट कीजिएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा सुकुमार सेन। हाँ, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी को, तो उस 25 जनवरी के दिन में हम कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा दिन मनाता है? टॉप क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएलएड में। तो 25 जनवरी को हम लोग जो मनाते हैं वो कौन सा डे है? कमेंट कीजिएगा। तो 25 जनवरी को हम लोग मतगणना दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस परियोजना की शुरुआत जो थी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 1973 में। और किसने की थी? तो मदर टेरेसा को श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस और जापान युद्ध जो 1904 से 1905 के बीच इसका देखा जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1905। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 या ऑप्शन डी 1928। राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1928 में। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाएगी उसके लिए कौन सा उचित बोला जाएगा? उसके लिए कौन सा उचित मान्य होगा? ऑप्शन ए होगा चराई भूमि, ऑप्शन बी हो गया परती भूमि, ऑप्शन सी होगा कृषि योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन डी बंजर भूमि। तो 5 से अधिक वर्ष के लिए जब छोड़ा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, कौन हो जाएगा? कृषि योग्य बंजर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े को पालन के रूप में जाना जाता है, कौन सा? ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी मछली। तो राइट ऑप्शन नंबर सी रेशम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और कौन जीता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश जो था वो शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं था, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी मैंगनीज, ऑप्शन सी चूना पत्थर या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। राइट ऑप्शन हो जाएगा बालाघाट खानों से हमें मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का एक उदाहरण है? तो खरीफ फसल हमें पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कौन है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? ठीक है, पशु कौन नहीं है इसमें से? डेयरी नहीं, यानी दूध उत्पादन नहीं हो सकता उस पशु से। ऑप्शन नंबर ए बकरी, तो इससे तो हमें मिलता ही है, बकरी का दूध कम मात्रा में लेकिन मिलता है। ऑप्शन बी भैंस, ये भी भैंस का दूध होता है।
ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी गाय, सॉरी गया बोल दी मैं, ऑप्शन डी गाय। ठीक है, तो इसमें से जो एकमात्र ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि जो ऊंट होता है वो दूध नहीं देता, इसलिए वो डायरी पशु नहीं है। और ऊंट कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान पाया जाता है, हमारे भारत में राजस्थान में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं। ऑप्शन है अक्षांश, ऑप्शन बी है हमारा ध्रुव, ऑप्शन सी है विषुवत या ऑप्शन डी है देशांतर। तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव, और हमें पता होना चाहिए दो होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, विषुवत रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है उसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। दो हिस्सों में बांटती है हमारी पृथ्वी को, याद रखिएगा ये। ठीक है, जो 0 डिग्री पे खींचा गया है। उसके बाद आता है अक्षांश रेखा, जो पूरब से पश्चिम कह सकते हैं, या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हमारी जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। उसके बाद आ जाती है देशांतर रेखा, तो ये रेखा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर बोल सकते हैं खींची गई रेखा है, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करें तो अक्षांश और देशांतर में से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। वीवीआई क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी हो जाएगा बेल्जियम में, ऑप्शन डी हो जाएगा युगोस्लाविया में। तो सामाजिक विभेद के कारण जो विभाजन देखने को मिला था, वहाँ हमें कहाँ मिला था, युगोस्लाविया में देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। ऑप्शन ए है चीन से, ऑप्शन बी है भारत से, ऑप्शन सी है रूस से, ऑप्शन डी है अमेरिका से। वीवीआई क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ है, जल्दी बताइए कहाँ से होता था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है। ऑप्शन ए है इक्वेडोर में, ऑप्शन बी है चिली में, ऑप्शन सी है पेरू में, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना में। राइट ऑप्शन कितने बच्चे इसका कमेंट कर पा रहे हैं, कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन है पेरू। जिन बच्चों ने पेरू को राइट ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोबोन राजवंश, ओके, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उपदस्त कर दिया गया, यानी हरा दिया गया, हटा दिया गया, कुछ भी कहिए, ठीक है, इसका मतलब है हटा दिया गया, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया। इसका राइट ऑप्शन बहुत ही आसान है, कितने बच्चों को पता है कमेंट कीजिएगा। कौन सी संधि थी जिसके द्वारा उसे वापस लाया गया था बोर्बो वंश को, जल्दी कमेंट कीजिएगा कौन सी संधि हो गई, कमेंट कीजिए कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। इसका आंसर आप ही कमेंट करके बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। मैं दो ऑप्शन दे देती हूँ, वियना या फिर कस्तूनतुनिया की संधि। देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा दूसरा सेट हो जाता है 2023 का, नेक्स्ट शिफ्ट का है ये सेट सामाजिक अध्ययन का। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें विधान परिषद देखने को मिलेगा। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में आने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 175, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 170, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्टिकल 169, ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल 172। जल्दी कमेंट कीजिएगा राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 169 हो जाएगा, आर्टिकल 169 विधान परिषद। और याद रख लीजिएगा, जब अगर आपको बोला जाए कि विधान परिषद के लिए तो आर्टिकल 169, आपको पूछ सकता है कि विधानसभा का कौन सा आर्टिकल है, तो विधानसभा का आर्टिकल 170 है। कितना, 170 विधानसभा का, विधान परिषद का 169, विधानसभा का 170, संसद का पूछ लिया जाए तो संसद का आर्टिकल 79। याद रखिएगा संसद के लिए कौन सा आर्टिकल है, 79 आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा ये लोकसभा के लिए कितना आर्टिकल है और राज्यसभा के लिए कितना आर्टिकल है, जल्दी कमेंट कीजिए कितने बच्चों को पता है। तो 80 जो हो जाता है हमारा किसके लिए है और 81 किसके लिए, देखती हूँ कौन कौन कमेंट करके बता पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जो ऊर्जा पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग,
और अभी टेक्नोलॉजी के कारण एक नई ऊर्जा आ रही है और एक पहले से यूज़ कर रहे हैं। जैसे पहले से क्या यूज़ करते आ रहे हैं हम, लकड़ी, कोयला, ये सब ऊर्जा के रूप में हम यूज़ करते आ रहे हैं। पेट्रोल, ये सब एक ऊर्जा के रूप में पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे मतलब दादा ये लोग सब यूज़ करते आए हैं, दादा परदादा ये सब। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के कारण सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इस तरह कर बायोगैस, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ऊर्जा के रूप में। तो इसमें से कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला, ये बहुत पहले से ही है, लेकिन विद्युत बाद में इन्वेंट किया गया, बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, जिन्होंने दिया है राइट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तेलुगु क्योंकि कहाँ की भाषा है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, तो इसीलिए तेलुगु स्वाभिमान का नारा सीधा आंध्र प्रदेश, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 0.16, ऑप्शन बी है 0.18, ऑप्शन सी है 0.243, ऑप्शन डी है 0.1। देखते हैं कितने बच्चों का राइट ऑप्शन आता है। तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.243। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? कौन सा पतन है जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई जो है उसी का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। तो भारत का प्रवेश द्वार जो होता है वो मुंबई पतन को ही कहते हैं, याद रखिएगा। चेन्नई में कौन सा पतन है? एन्नोर पतन, तूतीकोरिन पतन, चेन्नई पतन, ये कहाँ है? तो ये तीनों ही कहाँ है? हमारे चेन्नई में स्थित है। कोलकाता में हुगली हमें देखने को मिल जाता है, हुगली नदी पे बना हुआ पोर्ट। ठीक है, तो नदी पे बना एकमात्र पतन हुगली पतन हमारा जो कोलकाता में स्थित है। दिल्ली में कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली पोर्ट वाला यानी कि समुद्र वाला एरिया नहीं है। दिल्ली हमारी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, हमारी राजधानी है दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके पास। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना ऑप्शन नंबर ए जेफरसन, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा थॉमसन, ऑप्शन सी हो जाएगा लाफायते या ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा वाशिंगटन। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस पाइन ने किया था। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पाइन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। वाशिंगटन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति। वाशिंगटन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक वाशिंगटन थे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है जेफरसन और लाफायते क्यों जाने जाते हैं? जेफरसन और लाफायते क्यों जाने जाते हैं? कमेंट कीजिएगा, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि जेफरसन जो था ना, ठीक है, जेफरसन, उसकी बात करूँ तो इसी ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था वो किसने पढ़ा था? तो वो जेफरसन ने। क्वेश्चन आता है हमारे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया, किसने पढ़ा, तो किसी तरह से भी दे सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा जेफरसन। और लाफायते जो था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने सहायता की थी अमेरिका की। तो पूछता अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सहायक कौन सा देश था? तो फ्रांस था। और फ्रांस में किसके नेतृत्व में था? तो लाफायते के नेतृत्व में था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? ए प्रधानमंत्री, बी योजना आयोग, सी निर्वाचन आयोग या डी राष्ट्रपति। क्या प्रधानमंत्री चुनाव की जिम्मेदारी लेंगे? फिर तो घोटाला ही घोटाला होगा हमारे देश में, होगा ना। प्रधानमंत्री कभी गद्दी छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, योजना आयोग नहीं। योजना आयोग हमें पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ये नीति का निर्धारण करेगा, चुनाव वगैरह इससे नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं करवाता। इसी के स्थान पर क्या गया? नीति आयोग बन गया। कब? 1 जनवरी 2015 को बना है। इन सभी के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अब निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग यानी कि इसी को चुनाव आयोग को ही कहा जा रहा है। तो चुनाव आयोग ही, ये नाम से पता चल रहा है। तो चुनाव या निर्वाचन का काम कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो हो गया वो राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होगा। और नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया जैसे कि प्रधानमंत्री की और आयोगों के अध्यक्षों की, ये सभी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी भील। तो सबसे बड़ी जनजाति जल्दी कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी जनजाति इसमें हो जाएगी भील। कैसे याद रखना है आपको? याद रखने का ट्रिक इसको जैसे मैंने याद रखा है बता देती हूँ। तो बोल रहा है सबसे बड़ी जनजाति, बड़ी जनजाति कौन सी होगी? जिसकी भीड़ ज़्यादा होगी। बड़ी जनजाति कौन सी होगी? जिसकी भीड़ ज़्यादा होगी, इसीलिए भील जनजाति। भील जनजाति उसकी भीड़ ज़्यादा है इसलिए भील जनजाति। तो ट्रिक से याद कर लीजिए कि जो सबसे बड़ी जनजाति यानी कि भीड़ ज़्यादा होगी तो भी से भीड़ और भ से भील जनजाति। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ऑप्शन ए फ्लाइंग शटर, ऑप्शन बी है वास्प इंजन, ऑप्शन सी है सेफ्टी लैम्प या ऑप्शन डी है पावर लूम। किसका ही आविष्कार किया था जेम्स वाट ने? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वास्प इंजन का। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था कमेंट कीजिएगा। तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील जो है वो बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी छपरा। बिहार के छात्रों कमेंट कीजिएगा, आप ही के बिहार के बारे में पूछा जा रहा है। कांवर झील कहाँ है? कहाँ है कांवर झील? किसके जिले में पड़ता है कांवर झील? पटना वालों आपके जिले में पड़ता है? पटना वालों आपके जिले में पड़ता है, या भोजपुर वालों, या बेगूसराय वालों, या छपरा वालों? बिहारी में है, हमारे ही बिहार में है, लेकिन किसके जिले में है? जिसके जिले में है कमेंट कीजिएगा, उसको तो पता ही होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का से कांवर झील और व से बेगूसराय झील। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बेगूसराय में। बेगूसराय वाले कमेंट कीजिएगा, आप ही के जिले के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे? मैं आपको करा चुकी हूँ ये जब मैं बता रही थी तभी। कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ यहाँ पे। तो यहाँ से था हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी वो कौन से उद्योग से शुरू की गई? ऑप्शन ए परिवहन उद्योग, ऑप्शन बी प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग या ऑप्शन डी लोहा उद्योग। तो जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी ना वो हमारे वस्त्र उद्योग से हुई थी। और इससे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से शुरू हुई थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य शासन या अधिनायक तंत्र? तो राइट ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारे भारत की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। राइट ऑप्शन हो जाएगा चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए हो गया लाल सागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो अलेक्जेंड्रिया जो है वो भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? कितने वर्षों पर जनगणना होती है हमारे देश में? ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 12 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो आधिकारिक रूप से जाएं तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 सालों पर होती है। कमेंट कीजिए तो कितने बच्चों को पता है कि पहली जनगणना, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी और सबसे पहली पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसके लिए बात करूँ तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 वर्षों में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी दी गई थी? ऑप्शन ए 0.33, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 0.11068, ऑप्शन डी है 0.15। तो ये पहले कमेंट कीजिए मुझे कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, किसे पता है? पहले कमेंट कीजिए। तो इस 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 0.10। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट 10% की भागीदारी वहाँ पे थी, तो इसको 0.1068 है तो 10 है तो उसको यही मानते हैं, या फिर 10% रहता तो उसको भी हम सही मानते हैं। ठीक है, और 15वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ना वो 2000 कब हुआ था? 9 में हुआ था, याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2009 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष बाद 2014 में। ठीक है, अभी कौन सा चुनाव हुआ है जल्दी कमेंट कीजिए। तो इस बार 2024 में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के वो कौन से थे, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? वो 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1918 में खत्म हो गया था। और यही प्रथम युद्ध जो था वो 4 वर्षों तक चला था। तो राइट ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण हुआ था, कोई बता सकता है? तो हाँ, राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को, कब? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? तो वो 1 सितंबर 1939 को हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। रूस ने हराया था जर्मनी को, जर्मनी हार गया था उसमें। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ तो था ही हमारे पास, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। कब हुई थी? तो 1945, 24 अक्टूबर 1945। उसका मुख्यालय कहाँ हुआ? उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है, यानी कि इनमें से कौन सा मोटा अनाज है? ऑप्शन ए है बाजरा, ऑप्शन बी है रागी, ऑप्शन सी है ये सभी, ऑप्शन डी है ज्वार। मोटा अनाज कौन होगा? बाजरा, रागी, ज्वार, राजस्थान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, यूएनओ का कौन सा अंग प्लेग दी हैग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? ऑप्शन ए आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी महासभा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात कर रहे थे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे थे, ये वही है जिसके कुल कितने अंग है? इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं 6 अंगों में से किसका जो मुख्यालय है वो दी हेग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? द हेग है। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें 15 जज होते हैं, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। और उनकी कार्य अवधि प्रत्येक जज की कितनी होती है? तो 9 वर्षों की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट की ओर, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं और टॉप क्वेश्चन लेके आऊँ जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और स्कोरिंग हो आपके लिए ये वीडियो। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा कौन सा नेक्स्ट सेट हो जाता है? 2023 का। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज भारत में जल विद्युत शक्ति का लगभग योगदान, एक मिनट, ये लगता है रिपीटेड आ गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। एक मिनट, नहीं, ये वाला एक शीट रिपीटेड आ गया है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसका स्टार्ट होगा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है इसका? तो ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी बालू मिट्टी, ऑप्शन सी रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो एक और नाम है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी रेगुड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने की और कब की? जल्दी बताइए कमेंट करके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा ने की थी। कब की थी? कितने बच्चों को पता है कब की थी उन्होंने और कहाँ की थी? तो किया था 1907 में, झारखंड में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ। तो नेपाल की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसकी कौन सी नदी? कर्णाली नदी होगी, ऑप्शन नंबर सी। अब याद रखिएगा, कर्णाली नदी को ही क्या कहा जाता है? घाघरा नदी कहा जाता है। हमारे भारत में उसको घाघरा कहा जाता है, नेपाल में कर्णाली कहा जाता है। कोशी को भारत में कोशी कह रहे हैं, नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोशी। यानी ये जो घाघरा है यहाँ पे, इसी कर्णाली को ही कहा जाता है नेपाल में, ठीक है। कोशी को सप्तकोशी कहा जाता है, याद रखिएगा। कोशी को क्या कहा जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। बिहार से लगा हुआ एक ये अदर कंट्री, दूसरा कंट्री है जो नेपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरों पर कब हमला किया था? तो बिरसा मुंडा का जन्म बताइए कब हुआ था?
कितने बच्चों को पता है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो कब हुआ था? 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और ये 2 फरवरी 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 2 फरवरी 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके कारण हुई थी? जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु किससे हुई थी? जल्दी बताइएगा। तो इनकी मृत्यु जो थी ना वो किससे हुई थी? जल्दी बताइएगा। देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर बताते हैं कमेंट में कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किससे हुई थी। ये टॉप क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन में बता रही हूँ। क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, अक्सर देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मसीहियों पर कब हमला किया, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 को। ठीक है, 25 दिसंबर 1899 को ईसाई मसीहियों पर हमला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, लोकतंत्र में शासन कौन करेगा? ए संभ्रात वर्ग करेगा, ऑप्शन बी न्यायाधीश करेंगे, ऑप्शन सी जनता, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन नंबर सी जनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलेंगे? तो ऑप्शन ए है महानदी तट पर, ऑप्शन बी है हुगली तट पर, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र तट पर, या ऑप्शन डी है कोसी तट पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जूट कहाँ हो गया? कोलकाता साइड मिलता है, तो हुगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? वीवीआई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे, इस बार आने की संभावना भी है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए है 44वां, ऑप्शन बी 31वां, ऑप्शन सी 46वां, या ऑप्शन डी 42वां। जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन में कैबिनेट शब्द देखने को मिला था। और ये 44वां संविधान संशोधन जो था वो कब हुआ था? जल्दी कमेंट कीजिएगा, कितने बच्चों को पता है? तो जो 44वां संविधान संशोधन था वो 1978 में हुआ था, और वहीं 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में हुआ था। एक और बात याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो 1976 में हुआ था, भारत के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द थे वो? तो वो हमारे पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, और समाजवाद शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो ऑप्शन ए है हमारा गोखुर झील, ऑप्शन बी है लेगून झील, ऑप्शन सी है क्रेटर झील, या ऑप्शन डी है हिमानी झील। तो जो लोनार झील है वो सबसे पहले स्थित कहाँ है? ठीक है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो किसके राज्य में लोनार झील स्थित है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन अगर मैं बात करूंगी, अगर लोनार झील कहाँ स्थित है इसका आंसर, तो लोनार झील हमारे बिहार के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार झील हमारे बिहार के महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कैसा झील है? गोखुर झील है, लेलून झील है, क्रेटर झील है, या हिमानी झील है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये क्रेटर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। लोनार झील कैसी झील है? तो क्रेटर झील है, और याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। ठीक है, जो भूमिगत गुप्त संस्था थी यंग यूरोप, वो कहाँ पर स्थापना किया था मैजनी ने? तो ये से क्वेश्चन हमें घुमा के भी पूछा गया है, लेकिन सीधा ही पूछा जा सकता था कि जो मैजनी ने किसकी स्थापना की थी? तो यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। और इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? तो वो भी मैजनी को ही कहते हैं। और इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसे कहेंगे? और इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहेंगे? तो उसका तलवार गैरिबाल्डी को कहते हैं, और एकीकरण का कूटनीतिज्ञ बात करूँ तो किसको कहते हैं? काउंट काबूर को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि ग्यूसेफ मैजनी ने यंग यूरोप की जो समाज स्थापना की थी वो कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना इसने ऑप्शन नंबर ए वियना में, ऑप्शन बी बर्न में, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में, या ऑप्शन डी मार्सिले में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्न में किया था। यंग यूरोप की स्थापना कहाँ किया था? बर्न में किया था। याद रखिएगा यहाँ पे एक और चीज़ कि जो हमारा ब्रुसेल्स है ये ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी पूछ ले तो क्या हो गया? ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे?
ऑप्शन ए है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रूस, ऑप्शन बी है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर किंग। तो याद रखिएगा कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाए थे वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे कौन? तो वाशिंगटन या अब्राहम लिंकन। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जबकि राइट ऑप्शन रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो गए? ये मार्टिन लूथर किंग हो गए। ओके, आप कमेंट कीजिएगा मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस देश के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट सेट हो गया हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। वो कौन सी भूमि होती है जो एक से कम? हमने पीछे देखा कि 5 से कम वर्षों के लिए छोड़ी गई, 5 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ी गई तो उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहें। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि एक या एक से कम वर्षों के लिए छोड़ी गई तो कौन सी भूमि कहलाएगी? ऑप्शन ए है एकल फसलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन सी वर्तमान प्रति, ऑप्शन डी चराई भूमि। तो जाहिर सी बात है एक या एक से कम वर्षों के लिए छोड़ी गई है, यानी कि वो अभी वर्तमान में कैसी है? प्रति है। प्रति मतलब खाली है भूमि। ठीक है, बाद में उसमें खेती होगी, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्तमान प्रति भूमि। ठीक है, और कृषि योग्य बंजर भूमि जब 5 वर्षों से अधिक वर्ष या 5 वर्ष के लिए छोड़ी जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? राष्ट्र संघ जो था वो किस संधि से बनाया गया था? जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। तो राष्ट्र संघ की स्थापना मैंने आपको बताई थी 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। याद रखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किसने करवाई थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन ने करवाई थी। और ये किस संधि के द्वारा बनाया गया था? तो लोजेन की संधि के द्वारा। कौन सी संधि के द्वारा? लोजेन की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और राष्ट्र संघ की अवधारणा किसने दी थी? वुडरो विल्सन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ऑप्शन ए हो गया आंध्र का आदिवासी नेता थे, बी हो गया वन अधिकारी, सी हो गया संत, या डी हो गया उग्रवादी। तो अलारू सीताराम राम की बात करूँ तो जब हमारे देश में ये निर्धारित होना था कि किस आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, भाषा के आधार पर या किसी और चीज़ के आधार पर, तब आंध्र के एक नेता थे अलारू सीताराम। ठीक है, तो ये अलारू सीताराम आंध्र का एक आदिवासी नेता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ही अनशन किया था वहां पर, तब जाकर भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना था। कब बना था कमेंट कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सा गैस था? तो ऑप्शन ए होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइन आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि भोपाल गैस त्रासदी जो था वो किस राज्य में हुआ था कमेंट कीजिएगा। और ये हुआ कब था? तो 1984 में हुआ था। भोपाल गैस जो त्रासदी की घटना है वो 1984 में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो गैस स्रावित हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जारूलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी पोलैंड। तो जारूलेस्की जो था ना वो ऑप्शन नंबर डी पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पुतिन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? कौन है जो खाया नहीं जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मक्का। तो गेहूं, चावल और मक्का ये तीनों चीज़ों को हम खाते हैं, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो कपास हो गया। एक और कपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पाले मुक्त दिनों की जो आवश्यकता होती है वो किस फसल के लिए होती है? तो इसके लिए कपास के लिए होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कपास होगा, ये खाद्य ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कम जनसंख्या है? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गोवा, या ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हमारे पास कहाँ हो गया? सिक्किम में हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो अधिक जनसंख्या की बात करूँ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, अधिक अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य बोल दिया जाए तो कौन हो जाएगा?
राजस्थान। और कम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। थोड़ा सा तो राष्ट्र है नीचे, हम राज्य है देखने को मिलता है। और सबसे पिछड़ा की बात कर दो और जनसंख्या घनत्व के आधार पर बात कर दो तो कौन सा हो गया, बिहार हो गया। सबसे साक्षर राज्य कौन सा हो गया, केरल हो गया। सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, तो लक्षद्वीप हो गया। तो ये सब टॉप क्वेश्चन होते हैं जो आ ही जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1664, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1600 या ऑप्शन डी 1498। जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। तो ब्रिटिश की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी वो 1600 में आई थी, ठीक है, 1600 में, 1600 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G77 की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए हो गया उसका 1965, बी हो गया 1966, सी हो गया 1967, डी हो गया 1964। तो G77 की जो स्थापना थी वो 1964, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में, जैसे मैंने बताया था पहले ही कि नेपाल में किस नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो कोशी को तो सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। घाघरा को कर्णाली के नाम से, जो नेपाल की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। तो गंडक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है त्रिशूल नदी, ऑप्शन सी है काली गंडक या ऑप्शन डी है नारायणी। तो गंडक के लिए अगर बात करूँ तो नेपाल में गंडक को नारायणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना ही हुई है, उसके बाद कोविड के वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी इसके अनुसार ही सारे डेटा हमारे पास है, फिर नए होंगे तो नए याद करने होंगे हमें, ठीक है। तो इसी के अनुसार पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 1106 व्यक्ति, ऑप्शन बी है 881 व्यक्ति, ऑप्शन सी है 981 व्यक्ति या ऑप्शन डी है 772 व्यक्ति। तो याद रखिएगा कि जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है पूरे देश में हाईएस्ट है, ऑप्शन नंबर ए 1106 व्यक्ति, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए है यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, गलत, यहाँ धार्मिक सौहार्द है। ऑप्शन बी यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, ये भी गलत है, यहाँ हर कोई जो चाहे धर्म अपना सकता है, पूजा पाठ अर्चना जो भी अपनी विधि विधान कर सकते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि हमने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को ग्रहण किया है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता सबसे पहले किस देश में आया था? तो यह अमेरिका में आया था, अभी क्वेश्चन हमने देख लिया, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल स्वीकृत संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 31 या ऑप्शन डी है 30। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए नाम से नहीं लग रहा है राणा प्रताप सिंह। अब हमारे देश में ज़्यादा राजा महाराजाओं वाला जो क्षेत्र बच गया है वो राजस्थानी बच गया है। किले जो इतने बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं, राजाओं के आलीशान किले, हमें कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध, तो लग रहा है राजा महाराजा की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ आधुनिक युग में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कायम है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी ब्रिटेन में। राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कितने बच्चों को पता है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन बोलते हैं ना, 1 नंबर दिलवाने वाला हलवा क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। फिर भी कितने बच्चों को गलत होगा जो पढ़े नहीं होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कितने भारत बताएंगे, कितने फ्रांस बताएंगे, कितना ब्रिटेन बताएंगे, कितना स्विट्जरलैंड बताएंगे? अब राइट कौन बताता है वो देखना है। तो इसका तो राइट हो जाएगा हमारा सी स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो जो लोकतंत्र होता है वो 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वो होता है जहाँ पर जनता डायरेक्ट रूप से जो होती है वही असेंबली में जाएगी, कोई लीडर नहीं होगा। जैसे हमारे पास इंडिया में क्या है, लीडर्स है, वो अपने हमारे काम करते हैं, हम नहीं जाते ना,
असेंबली वगैरह में हम नहीं कुछ करते हैं वो ऐसा, हम बस अपना एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, वो काम करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, अप्रत्यक्ष। हम नहीं कुछ काम करेंगे, हमारा प्रतिनिधि करेगा, तो वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष। लेकिन एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ प्रतिनिधि वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, जनता काम करेगी। कुछ भी अगर बिल लाना हो तो जनता की सहमति लेनी होगी, ना कि विधायक, एमपीज वगैरह वगैरह जो ये सब होते हैं उनकी हमें मतलब अनुमति नहीं चाहिए होगी। तो इस तरह से अगर जनता खुद मतलब अगर बात करूँ तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है डायरेक्ट रूप से, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इन्वॉल्व है तो क्या कहेंगे उसे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में इस तरह से कौन सा लोकतंत्र हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसी तरह फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ भी पार्टियां होती हैं और वो पार्टियां काम करती हैं लोगों के लिए, ठीक है। यानी पार्टी के जो लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, उनमें से हम चुनते हैं और वो हमारा प्रतिनिधि करते हैं। तो भारत, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन अभी वर्तमान में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ना, बड़े देशों में संभव नहीं हो पाता, इसमें बहुत ही मतलब हैंडलिंग वाला सिचुएशन नहीं हो पाता, हैंडल नहीं कर पाता हर कोई। बड़ा देश के लिए तो इम्पॉसिबल जैसा ही चीज़ है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 41A का संबंध है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी खनिज संपदा संरक्षण, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण, या ऑप्शन डी वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल हमारा 41A। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है कानू, ऑप्शन सी है तिलका मांझी, ऑप्शन डी है सिद्धू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। कौन हो जाएगा, तिलका मांझी हो जाएगा, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1875 में। मृत्यु कब हुई थी, 2 फरवरी 1900 में हो गई थी। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, कमेंट कीजिए। 1750 में हुआ था। तिलका मांझी जो थे इनका जन्म 1750 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, तो 1785 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यानी जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 1785 में, तब तिलका मांझी का मृत्यु हो गई। सॉरी गलत बोल रही हूँ, यहाँ पे तिलका मांझी का कोई संबंध नहीं है। तिलका मांझी जो थे ना, उनका जन्म हुआ था 1750 में और मृत्यु जो हुआ था ना वो 1785 में हुआ था। और बिरसा मुंडा जो था ना 1875, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। तो दोनों का कुछ नहीं है। और सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। जो संथाल विद्रोह कब हुआ था, कमेंट कीजिएगा। कितनों को पता है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 36। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 40 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है चाइडेमार्क, ऑप्शन सी है रूबल, ऑप्शन डी है पौंड। तो देखिए, रूबल की बात करते हैं अगर हम, तो रूबल कहाँ चलती है, रूबल जो होती है हमारा रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल नाम है। डॉलर जो होती है वो अमेरिका की मुद्रा का नाम है, ठीक है। और डॉलर सबसे हाई रेट होता है इसका, ठीक है। और पौंड की बात करूँ तो पौंड में पैसे जो इंग्लैंड, ब्रिटेन होता है वहाँ पे लिए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, डाइचे मार्क, ठीक है। तो जर्मनी की जो मुद्रा थी 1948 में कहाँ, वो क्या थी, डाइचे मार्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी सुपौल। जल्दी बताइए कितने बच्चे जो है वो लक्ष्मी सागर झील घूमने गए हैं, कितने बच्चे गए हैं और वो कहाँ है, कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। कांवर झील हमें पता है बेगूसराय में है, तो उसी प्रकार लक्ष्मी सागर झील भी कहाँ है, बिहार में कहाँ है, ये कांवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गिलगिट गोर्ज किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, या ऑप्शन डी चिनाब। तो सिंधु गोर्ज जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिंधु पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो इसका जो गठन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1936 में लखनऊ में हुआ था। बताइए इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वो सहजानंद सरस्वती थे,
ठीक है। सहजानंद सरस्वती जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, और इसके सचिव पूछ लिया अखिल भारतीय किसान सभा का तो कौन थे, एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो हमें पता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रिय फसल है, ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी बाजरा। तो पीने का फसल ऑप्शन नंबर हमारा बी चाय हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए लौह इस्पात के लिए, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी अखबारी कागज या ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो जो नेपानगर है ना ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी लोहा का। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, ऑप्शन बी चेस्टनट, ऑप्शन सी चंदन या ऑप्शन डी शीशम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेस्टनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पटना का पुराना नाम क्या था, ऑप्शन ए अजीमाबाद, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी उनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पटना को पाटलिपुत्र, कुसुमपुर तो हम नाम सुनते हैं, लेकिन इसको अजीमाबाद भी पटना को कहा जाता था। तो अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर ये तीनों उपयुक्त में से तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ मिलेगी, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में मिलेगी हमें। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजातीय आदिवासी भी बोल देता तो कौन होता, अफ्रीका ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देश में प्रकाशित ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट में सतत विकास के बारे में विचार साझा किया गया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये कब किया गया था, डैश में, यानी कि किस वर्ष प्रकाशित किया गया था ये ब्रुडलैंड कमीशन की रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1987। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1987। और इसका ये लास्ट है, हम नहीं अभी है, इसका थोड़ा और बचा हुआ है। और ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो 1945। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अरबों से सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनावी प्रतिस्पर्धा से लाभ होता है, किसको होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जनमत निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता मिली, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों में से राष्ट्र संघ की सदस्यता वापस ले ली, कौन सा राष्ट्र राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भारत। ठीक है। तो ये हमने टोटल डीएलएड में जो हमारा जीके जीएस का जो मतलब सामाजिक अध्ययन का जो क्वेश्चन आया हुआ था 2023 का हर शिफ्ट में जो पूछा गया है उसका मैंने करवा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी मैं डीएलएड के टॉप क्वेश्चन को आपके सामने लाके दिखा सकूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप इसमें से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो अगर आप इतना पढ़ लेते 25 में से 25 आपका पक्का है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।